संसद है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, मीडिया है, आवाज कहां है? आवाज होनी चाहिए। वंचितों की आवाज को आवाज दी जाएगी, इस आवाज को बुलंद किया जाएगा, ये आवाज बंद नहीं होने दी जाएगी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब आंबेडकर ने अपनी बदली हुई भूमिका के संदर्भ में सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की। मगर गांधी जी उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए थे, इसलिए अंग्रेजों ने कोई निर्णय नहीं लिया। बाद में 32 को दूसरा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। गांधी जी को निमंत्रण दिया, गांधी जी गए। गांधी जी ने बाबा साहब आंबेडकर के सेपरेट इलेक्टोरेट का विरोध किया और यहाँ तक जाके विरोध किया। गांधी जी ने अपने भाषण में कहा कि यदि अंग्रेज लोग मुझे आज़ादी देना चाहते हैं और इस आज़ादी में अछूतों को अलग मताधिकार देते हैं तो भी मुझे ऐसी कोई आज़ादी नहीं चाहिए। मैं अछूतों को आज़ादी में अलग मताधिकार देने के पक्ष में नहीं हूं। यानी गांधी जी अछूतों को ब्राह्मणों का गुलाम बनाए रखने के ही पक्षधर थे। और ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई काल्पनिक बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारा का सारा ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है। और इस तरह से बाबा साहब आंबेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी की सारी दलीलें खारिज की और खारिज करने के बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस समाप्त हुई। बाबा साहब आंबेडकर की बात स्वीकार की गई और 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर हुआ और उनको सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार बहाल किया कर दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि अछूतों के चुनाव क्षेत्र होंगे, उसमें अछूतों को चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, केवल अछूतों को ही वोट देने का अधिकार होगा और अछूत ही अछूतों के प्रतिनिधि चुनेंगे। अगर मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को, एंग्लो इंडियन लोगों को, व्यापारियों को, जमींदारों को अगर ये अधिकार है तो उसी तरह का अधिकार अछूतों को भी होना चाहिए। बाबा साहब आंबेडकर ने मांग की थी और इस मांग को स्वीकार किया गया। गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन किया और आमरण अनशन करके इस अधिकार को जबरदस्ती से खारिज किया, जबरदस्ती से यह अधिकार छीन लिया। ये बात बाबा साहब आंबेडकर ने व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल नाम के किताब में ऑन रिकॉर्ड लिख कर रखी है। ये कोई काल्पनिक बातें मैं नहीं बता रहा हूं। कोई भी आदमी इस किताब को पढ़कर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देख सकता है। खारिज कर दिया गांधी ने और जॉइंट इलेक्टोरेट इन लोगों के ऊपर थोपा गया। 1935 के सेकंड इंडिया एक्ट में इस अधिकार को कानूनबद्ध किया गया और उसके आधार पर 37 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट का चुनाव हुआ। इस चुनाव में गांधी और कांग्रेस ने बाबा साहब आंबेडकर के साथ छल किया, धोखा किया। उन्होंने बाबा साहब आंबेडकर को यह वादा किया था कि कांग्रेस अछूतों के चुनाव क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का कार्य नहीं करेगी। मगर कांग्रेस ने अछूतों के प्रतिनिधि नॉमिनेट किए और नॉमिनेट किए हुए हाजी हाजी करने वाले लोगों को चुनवा कर लाया। तो बाबा साहब आंबेडकर को समझ में आया कि ये
कांग्रेस की दलाल और भड़ुए निर्माण करने की चाल है। इससे आज़ादी मिलने के बाद भी अछूतों को आज़ादी नहीं मिलेगी और इसलिए उन्होंने बहुत तेजी से 37 से लेकर 42 तक 5 साल में देश भर में घूम घूम कर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया और उसका राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में 18, 19, 20 जुलाई 1942 को आयोजित किया और उसमें 50,000 पुरुष और 25,000 महिलाएं डेलीगेट के तौर पर ऑल इंडिया से उपस्थित थी और ये बहुत बड़ा अधिवेशन नागपुर में बाबा साहब आम्बेडकर लेने में कामयाब हो गए। ये अधिवेशन चल ही रहा था तो अंग्रेज़ों ने वाइसराय काउंसिल पर 1942 को बाबा साहब आम्बेडकर को लेबर मिनिस्टर के तौर पर लिया और इसके साथ साथ सिंचाई, CPWD और बिजली ऐसे 3 महत्वपूर्ण विभागों का और मंत्रालय और कार्यभार दिया। आज के केंद्रीय मंत्रिमंडल में लगभग 4 मंत्रालयों का ये कार्यभार है जो बाबा साहब आम्बेडकर को उस समय कैबिनेट मंत्रालय के तौर पर दिया गया। आज के बहुत सारे जो लेबर लॉज है वो बाबा साहब आम्बेडकर जब लेबर मिनिस्टर बने तब उन्होंने ये किए हुए हैं, बनाए हुए हैं। बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। जब बाबा साहब आम्बेडकर को लेबर मिनिस्टर बनाया गया तो गांधी जी ने सोचा कि जिस आम्बेडकर को 1932 में मैंने परास्त किया था वो पूरे शक्ति के साथ आम्बेडकर रिटर्न हो गए और अंग्रेजों ने उनको सेंट्रल में लेबर मिनिस्टर बना दिया। अब हो सकता है कि अंग्रेज लोग आने वाले समय में इन लोगों को स्टेप बाय स्टेप अधिकार बहाल करने का, SC, ST, OBC के लोगों को अधिकार बहाल करने का काम कर सकते हैं तो ये बड़ा खतरा होगा। इसलिए गांधी जी ने सोचा कि अब हम लोगों को अंग्रेजों को भारत से भगाने का आंदोलन चलाए बगैर अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दिया, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया और भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने डू और डाई का नारा लगाया, करो या मरो का नारा लगाया। इसका मतलब है गांधी जी ने हिंसा करने का कांग्रेस को आदेश दिया। गांधी जी को बॉम्बे और कांग्रेस के नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद गांधी जी ने लॉर्ड वेवेल गवर्नर जनरल थे, उनको चिट्ठी लिखी कि आपने हमें वादा किया था कि आज़ादी देंगे तो आप अपना वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। लॉर्ड वेवेल ने गांधी जी के चिट्ठी का जवाब दिया और चिट्ठी का जवाब देकर कहा कि यदि आज़ाद भारत के संविधान में अनुसूचित जाति, जनजाति और माइनॉरिटीज़ के लोगों को अगर गांधी जी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने के लिए राजी होते हैं तो हम लोग आज़ादी देने के लिए अभी भी तैयार है। गांधी जी उस चिट्ठी का जवाब देते हैं और कहते हैं कि हम संविधान में किसी को भी किसी प्रकार का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने के लिए तैयार नहीं है। ये लेटर मिलते ही लॉर्ड वेवेल वो सारा पत्र व्यवहार अखबार वालों को दे देते हैं और अखबार वालों को देने के बाद गांधी जी का
जो आज़ादी का आंदोलन है वो शूद्रों अति शूद्रों को आज़ादी दिलाने का नहीं है, ये बात सिद्ध हो जाता है। और मुसलमानों को भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने के लिए गांधी जी मना करते हैं। जब ये सारी बातें होती है तो मुस्लिम लीग के द्वारा एक तरफ बड़ा आंदोलन शुरू किया जाता है डायरेक्ट एक्शन का, और दूसरी तरफ बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा भी पूना पैक्ट के विरोध में आंदोलन शुरू किया जाता है। मगर गांधी जी ने सोचा कि लॉर्ड वेवेल जब तक भारत में रहेंगे तब तक हम लोगों को अपनी बात करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड वेवेल ने रेडियो पर स्पीच करते हुए कहा, और ये रिकॉर्ड में बाबा साहब आम्बेडकर ने करके रखा, कि हम जब भारत छोड़कर जाएंगे तो अछूतों को अलग अधिकार देकर जाएंगे, भारत के अंदर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इनको अधिकार देकर जाएंगे, सत्ता में हिस्सेदारी देकर जाएंगे। इसलिए गांधी जी ने और कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई कि लॉर्ड वेवेल को गवर्नर जनरल के पद से हटाया जाए। उसको हटाया जाता है और उसके जगह लॉर्ड माउंटबेटन को लाया जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन को लाने के बाद गांधी जी अपना प्रतिनिधि के तौर पर जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को माउंटबेटन को मिलने के लिए भेजते हैं और कहते हैं, कहलवाते हैं कि हम भारत के विभाजन की जो आपकी योजना है वो योजना स्वीकार करने के लिए तैयार है। जब ये खबर छपकर आती है तो गांधी जी बयान देते हैं कि मेरे शरीर के टुकड़े हो सकते हैं मगर भारत के टुकड़े नहीं होने दूंगा। तो लॉर्ड माउंटबेटन को बड़ा हैरानी होती है। वो यही मानकर चलते हैं कि जवाहरलाल और सरदार पटेल तो गांधी जी के ही प्रतिनिधि है, तो गांधी जी क्यों इनकार कर रहे हैं। इसलिए वो जवाहरलाल नेहरू को बुलाते हैं और पूछते हैं कि ये गांधी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। जवाहरलाल जी लॉर्ड माउंटबेटन को कहते हैं जब लॉर्ड माउंटबेटन उनको पूछते हैं कि गांधी जी ने ऐसा बयान दिया, क्या किया जाए, तो जवाहरलाल जी उनको कहते हैं कि भारत विभाजन का प्रस्ताव कांग्रेस महासमिति में पास करना होगा। कांग्रेस कार्य समिति में नहीं, कांग्रेस महासमिति में पास करना होगा। और कांग्रेस महासमिति पर गांधी जी का पूर्ण नियंत्रण है। इसलिए गांधी जी के साथ आप वार्ता करो, बात कर लो। लॉर्ड माउंटबेटन गांधी जी को चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी मिलने के बाद गांधी जी मौलाना आज़ाद से बात करते हैं और मौलाना को पूछते, मौलाना अगर मैं भारत विभाजन का विरोध करूं तो आप किसका साथ दोगे। तो मौलाना आज़ाद कहते हैं गांधी जी को कि मैं आपका साथ दूंगा। मौलाना का समर्थन लेकर गांधी जी लॉर्ड माउंटबेटन को वर्तमान राष्ट्रपति भवन में मिलने के लिए जाते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन के साथ उनकी गुप्त वार्ता होती है। उस गुप्त वार्तालाप में क्या होता है डिसाइड, क्या वार्ता होती है किसी को पता नहीं होता है। जब वो वापस आते हैं तो मौलाना आज़ाद गांधी जी को पूछते हैं कि क्या हुआ। तो गांधी जी निर्विकार भाव से उनको जवाब देते हैं मौलाना आज़ाद को कि मैं भारत विभाजन का समर्थन करते हुए वापस आ रहा हूं। मौलाना आज़ाद को चक्कर आती है, गिरते गिरते बच जाते हैं। ये बात मौलाना आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम में लिख के रखी। और
मौलाना आज़ाद ने जो 30 पेज लिखे थे इंडिया विंस फ्रीडम में, उस 30 पेज में गांधी और नेहरू ने मिलकर किस तरीके से भारत विभाजन का काम किया, इसके सारा षड्यंत्र का किस्सा मौलाना आज़ाद अंदर होने की वजह से वो लिख कर रखते हैं और कहते हैं कि मेरे मृत्यु के 30 साल बाद इसे जाहिर करना। मगर जब 30 साल पूरे होते हैं तो कांग्रेस को मालूम होता है और भारतीय लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए, इसलिए मौलाना आज़ाद के रिश्तेदारों को ढूंढा जाता है और वो 30 पेज गायब कर दिए जाते हैं और उसके बदले में कांग्रेस के द्वारा उनके रिश्तेदारों को राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है और कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के लोग भी उनको नॉमिनेट करते हैं। अब उसमें से एक रिश्तेदार को गवर्नर बनाया हुआ है। साथियों, मैं ये सारा जो रिसर्च स्कॉलर करने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए जितनी भी बातें बता रहा हूं, सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है। ये काल्पनिक बातें नहीं कह रहे। गांधी जी जैसे ही वापस आते हैं वो कांग्रेस महासमिति की मीटिंग बुलाते हैं और महासमिति की मीटिंग में भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित किया जाता है। प्रस्ताव की कॉपी लॉर्ड माउंटबेटन को भेजी जाती है। प्रस्ताव मिलते ही लॉर्ड माउंटबेटन को लगता है कि गांधी जी और मेरे बीच में जो गुप्त समझौता हुआ, गुप्त समझौता क्या हुआ, तो गांधी जी ने लॉर्ड माउंटबेटन को कहा कि आज़ाद भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को यदि आप सत्ता में हिस्सेदारी देने के लिए राजी नहीं होते हो तो हम भारत के टुकड़े करने के लिए राजी होते हैं, रजामंदी दे सकते हैं। तो माउंटबेटन ने सोचा एक बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा, अनुसूचित जाति और जनजाति का मामला बाद में देखा जाएगा। इसलिए माउंटबेटन उस बात का समर्थन करते हैं। तो इसलिए जब गांधी जी इस रेजोल्यूशन की कॉपी भेज देते हैं तो माउंटबेटन को लगता है कि गांधी जी ने मेरी बात को स्वीकार किया, अब मुझे गांधी जी की बात को स्वीकार करना चाहिए। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन बाबा साहब आम्बेडकर को कम्युनिकेट करते हैं और कम्युनिकेट करने के बाद बाबा साहब आम्बेडकर को बताते हैं कि लॉर्ड वेवेल ने जो वादा अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था कि आपको आज़ादी में सत्ताधारी वर्ग के तौर पर हिस्सेदारी दी जाएगी, अब ये नहीं दी जाएगी। तो बाबा साहब आम्बेडकर को बहुत धक्का लगता है और वो बॉम्बे से सीधे लंदन जाते हैं। मगर लंदन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ होता है। ब्रिस्टन चर्चिल जो लॉर्ड वेवेल के समय में प्रधानमंत्री होते थे, अब 47 में वो प्रधानमंत्री नहीं हैं, क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और जब क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको इनकार किया जाता है कि वादा पूरा नहीं होगा। तो बाबा साहब आम्बेडकर लंदन से वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद बाबा साहब आम्बेडकर एक बयान देते हैं बॉम्बे में। धनंजय कीर की किताब में वो बयान रिकॉर्ड में अवेलेबल है। वो बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बयान ये था कि जो संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है, हम ऐसे किसी संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है जो संविधान हमारे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने के लिए राजी नहीं है।
इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर इस संविधान को मानने के लिए रजामंद ना होने की घोषणा करते हैं। घोषणा करने के बाद जवाहरलाल नेहरू के मन में आशंका होती है और वो आशंका व्यक्त करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन के पास जाते हैं और पूछते हैं कि डॉक्टर आम्बेडकर ने बयान दिया है, इस बयान का क्या ट्रांसफर ऑफ पावर करने के ऊपर कोई परिणाम होगा? तो लॉर्ड माउंटबेटन उनको कहते हैं कि हाँ, जरूर परिणाम होगा। क्यों होगा? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी है और इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत ऐसा होगा। तो जवाहरलाल नेहरू उनको कहते हैं, पूछते हैं कि इसके क्या रास्ता है। लॉर्ड माउंटबेटन उनको कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के साथ समझौता कर लो और समाधान कर लो। जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के पास आते हैं और ये डेवलपमेंट बताते हैं तो गांधी जी उनको कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के साथ समझौता करना बहुत मुश्किल मामला है। नेहरू जी, आपको पता नहीं है, 1932 में एरवड़ा जेल में मैंने जब उपवास किया था अंबेडकर के विरोध में और समझौता करने का मामला चला था तो मरते मरते बच गया था। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर के साथ समझौता करना इतना आसान मामला नहीं है। इस बात को समझते हुए बाबा साहब गांधी जी ने नेहरू को सलाह दिया कि सतर्क रहना जरूरी है, सतर्क रहना जरूरी है। ये सलाह गांधी जी ने दिया। फिर नेहरू के सामने संकट खड़ा हुआ कि समाधान कैसे निकाला जाए। तो अंबेडकर के साथ समझौता करे तो संकट है, ना करे तो ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं होगा, तो कुछ करना होगा। इसलिए नेहरू ने सोचा कि बाबा साहब आम्बेडकर को संविधान लिखने की जिम्मेदारी अगर दी जाती है तो अलग से बाबा साहब आम्बेडकर का समर्थन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है और यह सोचा जाता है कि बहुमत हमारे पास है, जितना उचित होगा उतना अम्बेडकर की बातों को माना जाएगा, जो अनुचित होगा वो बात नहीं मानी जाएगी। और बाबा साहब आम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है। बाबा साहब आम्बेडकर 395 आर्टिकल का संविधान लिखते हैं और 26 जनवरी 1950 को लागू कर देते हैं और उसमें SC ST OBC के लिए SC ST के लिए रिजर्वेशन के अमल की व्यवस्था कर देते हैं। 330 और 332 में पॉलिटिकल रिजर्वेशन की भी व्यवस्था होती है मगर सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था नहीं होती है। और 340वें आर्टिकल में OBC के लिए रिजर्वेशन का दरवाजा खोल दिया जाता है। ऐसे लगभग 63 आर्टिकल बाबा साहब आम्बेडकर 395 में SC ST OBC और माइनॉरिटी को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। और इस तरह से यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। लागू होने के बाद जब OBC का कमीशन नियुक्त करने का मामला आता है, OBC को OBC के तौर पर आइडेंटिफाई करने का मामला आता है, तो नेहरू जी इनकार कर देते हैं और इसको आधार बनाकर बाबा साहब आम्बेडकर इस्तीफा दे देते हैं और इस्तीफा देने के बाद बाहर आ जाते हैं और फिर अपना इंडिपेंडेंट आंदोलन खड़ा करने की रणनीति पर काम शुरू करते हैं। इंडिपेंडेंट रणनीति, इंडिपेंडेंट आंदोलन शुरू करने के दृष्टि से उन्होंने प्लान बनाया होता है कि SC ST OBC के लोगों को सारे देश भर में इकट्ठा लाया जाए, इनको इकट्ठा किया जाए
ऐसे बहुत सारे प्रयास, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और इनको इकट्ठा करके माइनॉरिटी के लोगों को साथ में लिया जाए और इनको साथ में लेकर अपना आंदोलन आगे बढ़ाया जाए। इस रणनीति पर काम करते हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की योजना बनाते हैं, जिसका नाम उन्होंने निर्धारित किया होता है रिपब्लिकन पार्टी। तो 1955 को बाबा साहब अम्बेडकर नासिक में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की नेशनल लेवल की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाते हैं और उस मीटिंग में वो निर्धारित करते हैं कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन सीज एज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी शेड्यूल कास्ट को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर बंद किया जाता है। वो सामाजिक संगठन के तौर पर कार्य करता रहेगा। भविष्य में राजनीति करने के लिए नई पार्टी बनाई जाएगी और इस पार्टी को बनाने के लिए SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के तमाम लोगों को साथ में लिया जाएगा। ऐसी योजना वो बनाते हैं, मगर इस योजना पर अमल करने के पहले ही 6 दिसंबर 1956 को उनका मृत्यु हो जाता है और जो प्लान, जो योजना उन्होंने बनाई होती है, उस योजना पर अमल करने के लिए वो जीवित नहीं रहते हैं। उनके जीवित ना रहने के बाद ये आंदोलन नेतृत्व विहीन हो जाता है और ये आंदोलन नेतृत्व विहीन होने के बाद कांग्रेस के द्वारा इसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं और इस आंदोलन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाता है। जब ये आंदोलन बर्बाद कर दिया जाता है तो जो संविधान में लिखा हुआ है उस पर अमल करने के लिए कोई संगठन बचता नहीं है। जो संविधान में लिखा हुआ है उस पर अपने आप तो अमल नहीं होगा, तो अमल नहीं होगा तो ये अमल कैसे होगा? कोई आंदोलन नहीं है। इसलिए संविधान पर ना अमल के रणनीति पर कांग्रेस काम करती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए काशीराम जी के द्वारा 1965 में इस दिशा में प्रयास शुरू हो जाता है और ये प्रयास संगठित रूप से करने के लिए 72 को वो आते आते बामसेप नाम का संगठन बनाते हैं और 78 में बामसेप संगठन को बर्था बामसेप नाम का संगठन बनाकर उस संगठन को घोषित करते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं और एक नया आंदोलन खड़ा करने की योजना बनाते हैं। स्वाभिमानी, राष्ट्रव्यापी स्वाभिमानी स्वावलंबी आंदोलन, स्वनिर्भर आंदोलन निर्माण करने के दिशा में काशीराम जी के द्वारा प्रयास शुरू हो जाता है। ये प्रयास जब तक काशीराम जी जीवित रहे तब तक ये आंदोलन चलता रहा और जिसकी जिम्मेदारी काशीराम जी ने मायावती के ऊपर छोड़ी, उन्होंने ब्राह्मणों के साथ समझौता कर लिया। इसलिए ये आंदोलन फिर दोबारा वहीं पे आके खड़ा हो गया। यहीं से हम लोगों ने बामसेप को पुनर्जीवित करके आज बामसेप का ये जो आंदोलन है 31 राज्यों में 542 जिलों में 3,500 तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में और 1.5 लाख गाँवों में इस आंदोलन को फैलाने में हम कामयाब होते हैं। और इस आंदोलन को लगभग अभी 78 ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं। बामसेप कर्मचारियों का संगठन है, वो आंदोलन कर नहीं सकता। आंदोलन करने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा बनाया जाता है और फिर बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा जो लाखों संगठन छोटे छोटे माइक्रो और स्मॉल मिडल और बड़े जो संगठन हैं शेड्यूल कास्ट के कर्मचारियों में या नॉन कर्मचारियों में है,
उनको इकट्ठा करने के लिए बहुजन क्रांति मोर्चा संगठन बनाया जाता है, ताकि सारे देश भर में हम लोग मिलजुल कर काम कर सके। इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से हम लोगों ने ये काम शुरू किया।